हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज बेटा हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि म्यूटेशन है। बेटा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो आपके 12th का 5th चैप्टर है वो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग म्यूटेशन डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसी म्यूटेशन में बेटा मैं आप लोगों से कुछ डिसऑर्डर्स भी डिस्कस कर लूंगा। जैसे आपके यहाँ जो एनसीईआरटी में जब जेनेटिक डिसऑर्डर, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर दिया है तो वहां पर एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिया है और एक मेंडेलियन डिसऑर्डर दिया है। तो यहां पर बेटा मैं आपको थोड़ा सा क्रोमोसोमल और मेंडेलियन बता दूंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको फुल फ्लेज एक्सप्लेन कर दूंगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, जहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता कैसे है, डाउन सिंड्रोम क्या है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। बेटा म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन असल में हेरिटेबल चेंज होता है हमारे क्रोमोसोम में या हमारे डीएनए में या हमारे जीन में। अगर किसी तरह का कोई चेंज आ जाता है, किसी भी तरह का कोई चेंज आ जाता है तो उससे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, है ना। एनी सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अब वो जेनेटिक मटेरियल मैंने आपसे क्या कहा कि वो क्रोमोसोम भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और जीन भी हो सकता है। अगर उसमें किसी भी तरह का चेंज है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उसे हम लोग कहेंगे म्यूटेशन कहेंगे। बात समझ में आई? अभी आगे आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आपको और क्लियर होता चला जाएगा कि किस तरह से मैं कह रहा हूं कि क्रोमोसोम में हो या जीन में हो या डीएनए में हो, क्या मतलब है, आगे हम चलते चलेंगे। तो क्या हो गया? सर्टेन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन को सबसे पहले ऑब्जर्व और उसको टर्म दिया था ह्यूगो डी वरीज ने, ये बात पूछी हुई है। और किस प्लांट पे उसने फंक्शन किया था? ओनिथेरा लेमार्कियाना, जिसे हम लोग इवनिंग प्राइमोस कहते हैं। ठीक है भाई, इवनिंग प्राइमोस कहते हैं। अच्छा, डार्विन ने म्यूटेशन को लफ्ज इस्तेमाल किया था स्पोर्ट, है ना। डार्विन ने म्यूटेशन के लिए लफ्ज स्पोर्ट इस्तेमाल किया था। म्यूटेशन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन। कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन याद करो तुम लोग, मैं जब ये चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे थे तो सबसे शुरू में मैंने आप लोगों को वेरिएशन दो तरह का बताया था। उसमें मैंने डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। जिन बच्चों को दिक्कत है नोट्स पलटो, फिर से नोट पलटो और देखो, वहां पर मैंने आप लोगों को बता रखा है। अच्छा, म्यूटेशन को आर्टिफिशियल तरीके से किया था। देखो कुछ म्यूटेशन बेटा कैसे होते हैं, कुछ तो नेचुरल होते हैं। जैसे अगर किसी को कैंसर हो गया है बेटा, कैंसर के तो बहुत से रीजन हो सकते हैं। हो सकता है किसी तरह की कोई रेज पड़ी हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे किसी भी तरह की हो, तो जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है, चेंज आ जाता है हमारे जेनेटिक मटेरियल में और कैंसर जैसी डिजीज हो जाती है। या सिकल सेल एनीमिया डिजीज है, या इस तरह की जो दूसरी डिजीज है वो किसकी वजह से होती है? वो बेटा इसी म्यूटेशन की वजह से होती है। बात समझ में आ गई? वो इसी म्यूटेशन की वजह से होती है। ठीक है, लेकिन देखो एक तो हो गया नेचुरल म्यूटेशन, एक होता है इंड्यूस म्यूटेशन जो हम करा के देखते हैं। आमतौर पर इंड्यूस म्यूटेशन जो होता है ना, ये एक्सपेरिमेंट के लिए हम करके देखते हैं। तो देखो म्यूलर ने सबसे पहले इंड्यूस म्यूटेशन किया था और उसने किस पे किया था? ये ड्रोसोफिला पे किया था। बात सही? ठीक है, इसने ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि इंड्यूस म्यूटेशन सबसे पहले किसने किया था? तो बेटा वो म्यूलर ने किया था, ड्रोसोफिला पे किया था और क्या इस्तेमाल किया था? एक्सरे का इस्तेमाल किया था। बात समझ में आ गई? उसने बेटा एक्सरे का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ठीक है, आगे चले। अच्छा, म्यूटेशन बेटा देखो दो तरह का होता है। म्यूटेशन आपका दो तरह का होता है। एक तो सोमैटिक म्यूटेशन होता है ना, और एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है या जेनरेटिव म्यूटेशन भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, सोमैटिक म्यूटेशन जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये सोमैटिक सेल्स में होता है। सही सी बात है, अगर सोमैटिक सेल्स में कोई म्यूटेशन हो रहा है तो वो नॉन हेरिटेबल है। ये कैसा होगा? नॉन हेरिटेबल होगा, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, यानी पेरेंट्स से उसकी प्रोजेनी में नहीं जा पाता है,
ये बेटा नॉन हेरिटेबल होता है। बात समझ में आ गया? तो सोमैटिक म्यूटेशन कैसा होता है? सोमैटिक म्यूटेशन आपका नॉन हेरिटेबल होता है। बात ठीक है बेटा? सोमैटिक म्यूटेशन आपका नॉन हेरिटेबल होता है। यानी देखो, जैसे अगर ऐसे समझो, मान लो किसी को स्किन कैंसर है, तो क्या अगर मदर को स्किन कैंसर है तो क्या उसके बच्चे को भी कैंसर हो जाएगा? नहीं। अभी तक तो यही क्लियर है कि जो कैंसर जो होता है वो हेरिटेबल नहीं होता। बहुत से लोग एक बात कहते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में के केस में कहा जाता है कि वो हेरिटेबल होता है, अगर किसी खानदान में किसी लेडी को होता है तो चांसेस होते हैं। लेकिन इन जनरल क्या है, अगर किसी को स्किन कैंसर है या कैंसर, वो हेरिटेबल नहीं होता। ठीक है बेटा? तो सोमैटिक म्यूटेशन क्या है? अगर सोमैटिक सेल्स में हो रहा है तो वो क्या होगा? नॉन हेरिटेबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी जेनेटिक म्यूटेशन या जेनरेटिव म्यूटेशन अगर है, मतलब कि किसी जो हमारे जो गैमेटिक सेल्स होते हैं, जो हमारे स्पर्म या एग या जाइगोट, अगर उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? वो जाहिर सी बात है वो हेरिटेबल होगा। ठीक है? ये लेकिन कैसा होता है? ये हेरिटेबल होता है। ठीक है बेटा? ये दोनों हेरिटेबल होता है। फिर जेनेटिक म्यूटेशन या जेनरेटिव म्यूटेशन जिसे आप कहते हैं, ये जाइगोटिक म्यूटेशन भी हो सकता है और गैमेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चले। देखिए बेटा, अच्छा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच अंडरगोज म्यूटेशन इज कॉल्ड, उसे म्यूटॉन कहते हैं। देखो बेटा, दो चीज होती है, एक म्यूटॉन होती है, एक सिस्ट्रॉन होती है, एक रिकॉन होती है। रिकॉन म्यूटेशन, वो सबसे छोटा पॉइंट जहां पर म्यूटेशन हो सकता है क्रोमोसोम में, उसे हम लोग म्यूटॉन कहते हैं। और वो क्या होता है? एक म्यूटॉन को हम लोग यूनिट ऑफ म्यूटेशन कहते हैं। और वो क्या हो सकता है? एक न्यूक्लियोटाइड होता है। बेटा न्यूक्लियोटाइड आप लोगों को पता है ना? पता है ना न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? याद करो, तुम लोग 11वीं क्लास में बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े हो। थोड़ा सा जानो क्योंकि यहां पे जरूरत पड़ेगी। इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ये सारी बातें हम लोग वहां पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। आपको ये बात पता है कि न्यूक्लियोटाइड किसकी यूनिट होती है? डीएनए की, है ना? डीएनए की यूनिट होती है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड ये है, जब वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, किस बॉन्ड से? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। अब वो तीसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, फिर चौथे से अटैच होता है, और इस तरीके से बेटा पूरी एक चेन बन जाती है। किसकी? ये बेटा किसकी चेन होती है? ये होती है आपके डीएनए की चेन होती है। बात समझ में आई? ये किसकी चेन होती है? ये आपके डीएनए की चेन हो जाती है। ठीक है? तो ये न्यूक्लियोटाइड, डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है अभी फिलहाल। और तुम्हें पता है कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? एक होता है नाइट्रोजन बेसेस, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन आता है। दूसरा क्या होता है? पेंटोज शुगर। और मेरे लाल तीसरा क्या आता है इसमें? तीसरा क्या आता है? एक तो हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज आती है ना, एक तो हो गया तुम्हारा नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरा शुगर और तीसरा फॉस्फेट, तीन चीज आती है। तो न्यूक्लियोटाइड बेटा क्या होता है? ये डीएनए का यूनिट होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे क्रोमोसोम का सबसे छोटा पार्ट होता है, वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। बात समझ में आ गई ना? न्यूक्लियोटाइड एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी, थायमिन, साइटोसिन भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो क्रोमोसोम का वो सबसे छोटा पोर्शन जहां पर म्यूटेशन पॉसिबल है, वो क्या है? उसे हम लोग म्यूटॉन कहते हैं। और वो होता क्या है? वो एक न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे पता है, इससे छोटी कोई चीज होती ही नहीं पूरे क्रोमोसोम पे। क्योंकि बेटा देखो, क्रोमोसोम है, अगर क्रोमोसोम से छोटे पे जाएं तो डीएनए है, डीएनए से छोटा जीन है, और जीन से छोटा न्यूक्लियोटाइड है। तो सबसे छोटा क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में? म्यूटेशन डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में, मेजॉरिटी केस में कैसा होता है? रेसेसिव होता है। ठीक है? अच्छा, एक चीज होती है म्यूटाजेंस। क्या होते हैं म्यूटाजेंस? क्या होते हैं बेटा? वो केमिकल या वो सब्सटेंसेस जो म्यूटेशन करते हैं, है ना? केमिकल और सब्सटेंसेस विच कॉजेज म्यूटेशन, केमिकल और सब्सटेंसेस विच कॉजेज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजेंस। बात समझ में आई? वो केमिकल या वो सब्सटेंसेस जो म्यूटेशन करते हैं उन्हें हम लोग म्यूटाजेंस कहते हैं। ठीक है? अब म्यूटाजेंस तीन तरह के हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, और फिजिकल भी हो सकता है। देखो, बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस, वायरस, आपको पता है वायरस, कैंसर की बीमारी में वायरस भी इन्वॉल्व होता है
है ना। ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, अलग अलग तरह के वायरसेस होते हैं जो ये बायोलॉजिकल म्यूटेशन कर सकता है। म्यूटेशन मतलब क्या, जो चेंज ला सके, जेनेटिक मटेरियल में किसी तरह का चेंज आ सके, वो म्यूटेशन हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा केमिकल म्यूटेशन। बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं बेटा, जैसे मस्टर्ड गैस है, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, या HNO2। इसके अलावा बेटा जैसे कोलतार, या कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं पता है जो म्यूटेशन कॉज करती हैं। पेनिसिलिन उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये बेहतरीन एग्जाम्पल है जो म्यूटेशन कॉज करती हैं। उसके अलावा फिर फिजिकल म्यूटाजेंस है ना, एनर्जी रेडिएशंस, जो एनर्जी रेडिएशंस होती हैं ये सबसे ज्यादा यही खतरनाक होती हैं, फिजिकल म्यूटेजेंस जो होती हैं। अब इसमें देखो दो तरह की हो जाएगी, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, अल्फा है, बीटा है, गामा है, एक्सरे, या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, उसमें बेटा यूवी रेज है। आप लोग को हम पढ़ाएंगे आगे जब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ाएंगे तो वहां पर बेटा हम आपको ये बात बताएंगे कि यूवी रेज की वजह से स्किन कैंसर होती है, और बहुत तेजी से स्किन कैंसर जो हमारे सोसाइटी में बढ़ रहा है उसका एक बड़ा रीजन यूवी रेज है, क्योंकि हमारी जो ओजोन लेयर है वो बहुत पतली होती चली जा रही है, थिन होती चली जा रही है, जिसकी वजह से यूवी रेज आसानी से सरफेस पे आ जा रही है, अर्थ पे आ जा रही है, और इससे कैंसर हो रहा है। ठीक है बेटा, तो वो कोई भी सब्सटेंस या वो कोई भी केमिकल जिससे म्यूटेशन होता है उसे हम लोग म्यूटाजेंस कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग म्यूटेशन को क्लासिफाई करते हैं बेटा, है ना, म्यूटेशन को क्लासिफाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। उसमें पहला क्लासिफिकेशन है कि म्यूटेशन दो तरह का हो सकता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा है जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। इस पे बेटा आज हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन डिस्कशन है आज की पूरी क्लास में वो इस पे करेंगे हम लोग, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब है क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, घट जाए, क्रोमोसोम टूट जाए, तो ये सारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं ऐसे, ये एक सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है बेटा, है ना, इसमें दो क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम और बढ़ गया, ये क्या होगा? ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नॉर्मल में दो होता है, एक और बढ़ गया, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया। या ये एक सेल है, इसमें दो क्रोमोसोम रहते हैं, एक क्रोमोसोम का इतना पोर्शन क्या हुआ, टूट के कहीं चला गया, दूसरे कहीं चला गया, दूसरे क्रोमोसोम पे अटैच हो गया, तो ये क्या होगा? ये भी एक तरह का म्यूटेशन होगा। यानी क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, है ना। दीज म्यूटेशन चेंजेस मॉर्फोलॉजी एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, बात समझ में आ गई? तो वो मॉर्फोलॉजी मतलब मैंने आपसे क्या कह दिया, उसका नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी हो सकता है। जैसे अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने बढ़ा के दिखाया, हो सकता है घट भी जाए। नॉर्मल केस में दो क्रोमोसोम रहता है, अब यहां पे एक ही क्रोमोसोम रह रहा है। नॉर्मल केस में दो क्रोमोसोम रहता है, बढ़ के 3 हो गया। नॉर्मल केस में यहां 2 क्रोमोसोम होता है, कितना रह गया? इतना ही बड़ा रह गया। इतना क्रोमोसोम क्या हुआ? टूट गया। तो ये भी क्या होगा? ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज ऑल्टर। ऑल्टर मतलब समझो ना तुम लोग, ऑल्टर मतलब होता है चेंज। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज चेंज ड्यू टू एडिशन, डिलीशन या डुप्लीकेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्यों होता है? क्योंकि बेटा या एडिशन हो सकता है, भाई ये भी तो हो सकता है कि नॉर्मल केस में यहां पर 2 क्रोमोसोम रहता है, इतना बड़ा बड़ा, इतनी साइज का रहता है, ठीक है। तो लेकिन म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया तो क्या हुआ? एक क्रोमोसोम इतना बड़ा यहां ऐड हो गया। ये भी होता है इस तरीके से। अरे याद करो तुम लोगों को जब डोसेज कंपनसेशन पिछली क्लास में सेक्स डिटर्मिनेशन में मैं तुम लोग को ये बात नहीं पढ़ा रहा था कि बहुत बार XX होने के बाद भी मेल हो जाता है, या XY होने के बाद भी फीमेल रहती है। उसका रीजन क्या था? ये म्यूटेशन ही तो होता है। ठीक है बेटा, समझ में? आगे चलते हैं हम लोग। तो म्यूटेशन ऑफ क्रोमोसोम इज ऑल्टर ड्यू टू एडिशन, डिलीशन या डुप्लीकेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ DNA। ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन कॉजेस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हाँ, जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को बताया
कि अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो म्यूटेशन के बाद, मैं क्योंकि बहुत म्यूटेशन डिटेल में पढ़ा रहा हूं और जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है ना उसे यहीं पे कनेक्ट कर लूंगा। आपके एनसीईआरटी में क्या किया है कि पहले म्यूटेशन दिया है, उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिए हैं, पहले क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, फिर मेंडेलियन म्यूटेशन है। ठीक है, देखो मैंने आपको बता रहा कि ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है किसकी वजह से? क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए इधर। अब नेक्स्ट है आपका जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन ये क्यों होता है बेटा? ड्यू टू चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। मतलब मेरे कहने का कि मान लो एक डीएनए है, उसका सीक्वेंस है AGTCAG, लेकिन मान लो रेज की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से यहां पर ऐसा चेंज हो गया ATTCAG, ये चेंज हो गया ना। तो इस तरह का चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के चेंज को हम लोग जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है बेटा, जो न्यूक्लियोटाइड है ना भाई, ये तो न्यूक्लियोटाइड है ना, एक ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया। ओरिजिनल में क्या है? जी है, चेंज होके क्या हो गया? टी हो गया। तो अब क्या होगा, जब चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो हो सकता है क्या हो, जो अब जो नया वाला डीएनए है कुछ नए तरीके का प्रोटीन या एंजाइम बना ले, पॉसिबल है ना। तो ये क्या होगी? ये एक तरह की डिजीज होगी, और उस डिजीज को हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। तो बेटा जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या डेवलप होता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है बेटा, इसके दो तीन एग्जाम्पल मैं यहां लिख दे रहा हूं। इसके लिए हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल में बेटा मैं इसमें लिख दे रहा हूं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है। ये सारी डिजीज क्यों होती है? ये सारी डिजीज जिसे हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, ये बेटा जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। जो हमें जीन म्यूटेशन तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये डिजीज हम लोग आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। ये हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? आगे चले, आगे चलते हैं। अब इसको जरा और देखते हैं, और इसको जरा डिवाइड करते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को, है ना। पहले हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जीन म्यूटेशन पढ़ेंगे। इधर आ जाओ बेटा। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है जीनोमैटिक म्यूटेशन और एक होता है क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस का मतलब होता है क्रोमोसोम जो है उसका कोई पार्ट को, सुनना मेरी बात, क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट, सुनना है ना, क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट या ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए या सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो वो क्या होता है? क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं। बात समझ में आई बेटा? वो क्या होते हैं? क्रोमोसोमल एबरेशन होते हैं। जीनोमैटिक म्यूटेशन दो तरह का होता है, एक यूप्लॉइडी आती है, एक एन्यूप्लॉइडी आती है। यूप्लॉइडी का क्या मतलब होता है? यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम का जो सेट है वो घट जाए या बढ़ जाए। मेरा कहने का मतलब है बेटा, आपको ये बात पता है आप ये जानते हैं कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। मैंने आपसे इसमें क्या कहा कि पूरा का पूरा सेट बढ़ जाए, पूरा का पूरा सेट है ना, एक सेट होता है ना, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाए, मान लो बढ़ के क्या हो गया 92, तो ये क्या होगा? यूप्लॉइडी कहलाएगी। यानी पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम का सेट है ना, सेट है, वो घट जाए या बढ़ जाए, या मान लीजिए लॉस हो गया तो क्या होगा? n = 23 बचेगा। कम हो जाए या बढ़ जाए तो ये क्या होगा बेटा? यूप्लॉइडी होगा। होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज चेंज।
ठीक है। दूसरा है आपका एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर घटता बढ़ता है। क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम घटेगा या बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है, नॉर्मल केस में बेटा ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? आप कहेंगे सर 46, बात सही है। मैंने कहा कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, 47 हो सकता है, 48 हो सकता है, इधर 45 हो सकता है। यानी क्रोमोसोम का नंबर जो है ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। नंबर यहां पर क्या है, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाएगा। नॉर्मल केस में 46 होता है, हो सकता है 23 हो जाए, हो सकता है 92 हो जाए, ये हो जाए तो इसे हम लोग यूप्लॉइडी कहेंगे। बोलिए समझ में आया कुछ? क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हम लोग जीनोमैटिक म्यूटेशन पढ़ेंगे, ये है, और ये तुम्हारा क्रोमोसोमल एबरेशंस में पढ़ेंगे। अच्छा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में मैं तुम्हें कुछ डिजीज के एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग मतलब पता हो। बेटा 2-3 डिजीज, एक डाउन सिंड्रोम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, बात समझ में आ गई? टर्नर सिंड्रोम, ये बेटा इसके एग्जाम्पल हैं, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये तो हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग यूप्लॉइडी पे चलते हैं। यूप्लॉइडी पे हमने क्या कहा, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज चेंज। पूरा का पूरा सेट क्या होगा, चेंज होगा। अब बेटा उसमें दो चीज मैं पढ़ाऊंगा, एक तो मोनोप्लॉइडी और एक डिप्लॉइड और एक पॉलीप्लॉइडी, है ना। मोनोप्लॉइडी यानी सेट हाफ हो जाए, सेट कम हो जाए। देखो विद वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी ऐसे 23, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, जब हम लोग मोनोप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, मोनोप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, जब इसको बात करते हैं ना, तो उसे हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एन को तो हम लोग हैप्लॉइड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को बेटा हैप्लॉइड में और मोनोप्लॉइड में फर्क पता होगा। तो मोनोप्लॉइड में क्या होता है, विद वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। ये कहां पाई जाती है, कॉमनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, और रेयर इन एनिमल। लेकिन एक एनिमल ऐसा है जिसको इससे पहले ही मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है, हनी भी पढ़ाया था आप लोगों को, मेल हनी भी, ड्रोन जिसे कहते हैं, वो कैसा है, वो हैप्लॉइड होता है, मोनोप्लॉइड होता है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड क्या होता है, दो से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो, जैसे नॉर्मल केस में अगर आप देखिए, नॉर्मल केस में तो ह्यूमन बीइंग में आप पाएंगे क्या, दो सेट होता है क्रोमोसोम का। बोलो यही होता है ना भाई, नॉर्मल केस में यही होता है। तो आप कहते हैं भाई 2 = 46 है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाए, (4n = 92), तो पूरा का पूरा सेट बढ़ गया है ना। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं एक क्रोमोसोम बढ़ा, कहीं नहीं बढ़ा, नहीं, पूरा का सेट बढ़ गया है, तो ये पॉलीप्लॉइडी होगी। दो सेट से ज्यादा अगर बढ़ जाए तो उसे पॉलीप्लॉइडी कहेंगे बेटा। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी जो होती है कॉमन होती है प्लांट किंगडम में देन इन एनिमल। याद करो, तुम लोग को पढ़ चुके हो, टैपिटम क्या होता है, पॉलीप्लॉइड होता है ना। टैपिटम मैंने पढ़ाया था, पॉलीप्लॉइड होता है। याद करो, तुम लोग को एलिरॉन लेयर पढ़ाया था मेज के केस में, जो बाहर एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है, वो भी 3n होती है, वो पॉलीप्लॉइड होता है। पॉलीप्लॉइड होता क्यों है, इट इज ड्यू टू फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी होता क्या है कि बंटवारा तो हो गया है क्रोमोसोम का, ठीक है। देखो ऐसे याद करिए बेटा, आप लोग ने पढ़ा है, ये एनाफेज है मान लीजिए, ये एनाफेज है, ठीक है बेटा, ये एनाफेज है। अब अगर होता क्या है, ये यहां तक हो गया,
अब उसके बाद इसमें इस तरीके से सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन होगा। अब ये अलग सेल बन जाएगी, बोल भाई, ये अलग सेल बन जाएगी, ये भी अलग सेल बन जाएगी, तो ये 2n इजिकल्स टू 46 होगी, ये भी 2n इजिकल्स टू 46 हो जाएगी। लेकिन ये पॉलीप्लाइडी क्यों होती है? यहां पर बेटा सेल डिवीजन होना था, है ना, लेकिन नहीं हुई। वही तो कह रहा है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का बंटवारा। लेकिन साइटोप्लाज्म का बंटवारा कैसे होगा? सेल डिवीजन की वजह से होगा, अरे सॉरी, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन बेटा यहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं, अगर नहीं होता है तो क्या होगा? ये 2n इजिकल्स टू 46 प्लस 46 हो जाएगा, यानी क्या होगा? 92, यानी 4n इजिकल्स टू 92 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बोली भाई, बात समझ में आ गई? पॉलीप्लाइडी नहीं समझ में आया? पॉलीप्लाइडी मतलब होता है सेट बढ़ जाए। मैंने बहुत क्लियर कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं, देखो फिर से समझो। ये आपकी सेल है, ठीक है, ये है, इस तरीके से होता है बेटा। अब देखो ये एनाफेज हो चुका है ना, एनाफेज हो चुका है। जब बेटा एनाफेज हो चुका है, तुम्हें पता है कि एनाफेज के बाद टीलोफेज होती है, उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब सेल डिवीजन, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा तो 2 सेल बढ़ जाएगी। देखो अब इधर क्या है, यहां पर भी 2n इजिकल्स टू 46 है, यहां पे भी 2n इजिकल्स टू 46 है। अब अगर यहां पर बेटा सेल वॉल बन जाएगी, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल बन जाएगी, तो ये एक अलग सेल हो गई, ये एक अलग सेल हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से सेल साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो क्या होगा? 2n इजिकल्स टू 46 प्लस 2n इजिकल्स टू 46 क्या हो जाएगा? 4n इजिकल्स टू 92। तो बताओ पूरा का पूरा सेट बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो पॉलीप्लाइडी होती है। पॉलीप्लाइडी नेचुरल भी हो सकती है और इंड्यूस्ड भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है। बात समझ में आई बेटा? देखिए, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? टाइपिटम सेल, इंडोस्पर्म ऑफ वीट, इन सब में क्या होता है? नेचुरल होती है। क्यों होती है पॉलीप्लाइडी? एक तो यह है कि इट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है नॉन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, नॉन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। बात सुन भाई, नॉन डिसजंक्शन का क्या मतलब हो गया? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम का मतलब नॉन सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट नहीं कर पाता है। जाहिर सी बात है, देखिए सेग्रीगेट नहीं कर पाया, है ना, तो नॉन डिसजंक्शन। एक तो ये रीजन हो गया। देखो अलग अलग रीजन होंगे। एक तो रीजन ये हो गया कि भाई साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तब भी पॉलीप्लाइडी हो जाएगी। दूसरा रीजन है कि नॉन डिसजंक्शन हो गया। नॉन डिसजंक्शन का क्या मतलब होता है? याद करो बेटा, एनाफेज में क्या होता था? एनाफेज में, ये मेटाफेज में ऐसे क्रोमोसोम आ जाता है बीच में। एनाफेज में क्या होता है? ये स्पिंडल फाइबर इसे खींचता है इधर इधर और ये बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से बंटवारा ना हो तो उसे नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, यानी नॉन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा कॉल्चिसीन है। बेटा आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कॉल्चिसीन एक प्लांट होता है, कॉल्चिकम ऑटमनेल, कॉल्चिकम ऑटमनेल, ठीक है, याद रखना ये प्लांट, कई बार क्वेश्चन पूछा है। कॉल्चिसीन असल में एक केमिकल होता है जो इसी कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट से मिलता है। और ये जो बेटा कॉल्चिकम ऑटमनेल है, ये लिलिएसी फैमिली में आता है। ये करता क्या है कॉल्चिसीन? आप लोगों ने वहां पढ़ा होगा कि कॉल्चिसीन क्या करता है? पॉलीप्लाइडी करता है। कैसे करता है सुन लो। कॉल्चिसीन क्या करता है बेटा? मेटाफेज में वो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन जो होता है ना, उसमें इंटरप्शन करता है।
जाहिर सी बात है जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं होगा। जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं करेंगे यानी नॉन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। बोलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, थोड़ा सा पॉलीप्लॉइडी पे और डिटेल में आते हैं। अब पॉलीप्लॉइडी दो तरह का होता है, एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी होता है, एक अलो पॉलीप्लॉइडी होता है। ये बात मैंने लिख दी है कि कॉल्चिसिन इज यूज्ड टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइड व्हिच इंटरफेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग मेटाफेज। ऑटो दो तरह का पॉलीप्लॉइडी हो गया, एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी हो गया, एक एलो हो गया। ऑटो पॉलीप्लॉइडी बेटा अगर हम सेम स्पीसीज में, एक ही तरह की स्पीसीज में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ाते हैं तो वो ऑटो पॉलीप्लॉइडी होता है। देखो, इट इज अराइज बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज में क्रोमोसोम का नंबर हम बढ़ाते हैं, एक ही स्पीसीज में, तो वो बेटा क्या होगा, ऑटो पॉलीप्लॉइडी होगा। जैसे यहां देखिए 2n इजिकल्स टू AA है ना, आपने क्या किया, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गया। जब डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हुआ तो क्या हुआ, 4n इजिकल्स टू ये हो गया। देखो ना, क्रोमोसोम डबल हुआ है नहीं हुआ। इसी तरीके से यहां पर देख लीजिए 2n इजिकल्स टू ये होता है BB, यानी क्रोमोसोम यही है इसके पास। कहने का मतलब ये है कि भाई इसके पास दो क्रोमोसोम है, B है और B है। लेकिन आपने क्या किया, फिर वही हुई, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हुआ, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हुआ तो क्या हो जाएगा, डबलिंग होने के बाद ये हो जाएगा। बोलो, हो गया ना क्रोमोसोम डबल। ये इसी तरह यही सेम चीज यहां पर भी होगी। बोलिए बेटा, लेकिन ऑटो पॉलीप्लॉइडी हम करते हैं, है ना, फ्रूट की साइज बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उसे हम लोग गिगास इफेक्ट कहते हैं। एज द ऑटो पॉलीप्लॉइडी इंक्रीजेस, यानी जैसे यहां पर 4n इजिकल्स टू ये है, अब बेटा आप फिर इसकी वो कर दीजिए, पॉलीप्लॉइडी बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, 8n इजिकल्स टू ये हो गया। बोलो, तो ये हो जाएगा ऑक्टाप्लॉइड जिसे कहेंगे, है ना, ऑक्टाप्लॉइड हो जाएगा। तो लेकिन अगर जैसे जैसे हम ये बढ़ाते हैं ना, इससे एक चीज ये होती है कि सेल की साइज बढ़ती है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, उसे बेटा हम लोग गीगास इफेक्ट कहते हैं। लेकिन हम बहुत ज्यादा सेल की साइज नहीं बढ़ाते, क्योंकि ऐसा है कि पॉलीप्लॉइडी बढ़ाते रहोगे तो क्रोमोसोम बढ़ता रहेगा, सेल की साइज बढ़ती रहेगी, बात ठीक है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो सेल बर्स्ट कर जाएगी, इसका भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब दूसरा है बेटा एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट स्पीसीज, जिसे हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड में हम क्या करते हैं, हाइब्रिड में हम क्रोमोसोम के नंबर को बढ़ाते हैं, हाइब्रिड में हम क्रोमोसोम के नंबर को डबल करते हैं। इसका दो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एक है बेटा रैफिनोब्रासिका, जिसमें हमने क्या किया था, रेडिश को और कैबेज को मिला के एक नई रेडिश और कैबेज को मिला के एक नई हाइब्रिड बनाई थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रैफिनोब्रासिका। इसी तरीके से जो सबसे पहली दुनिया में जो सबसे पहली मैन मेड सीरियल जो है उसे ट्रिटिकेल कहते हैं। ये सबसे पहला मैन मेड सीरियल है। ठीक है बेटा, ये सबसे पहला मैन मेड सीरियल है, इसे हम लोग ट्रिटिकेल कहते हैं। और ये दो चीजों से मिलके बना है, एक वीट है और दूसरा आपका राई है। राई को हम लोग सिकेल कहते हैं, है ना, सिकेल भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन याद रखना, कई बार पूछा है बेटा ये चीज, तो ये तो कई बार पूछा है कि सबसे पहला मैन मेड सीरियल कौन सा है। तो सबसे पहला मैन मेड सीरियल बेटा ट्रिटिकेल होता है। ठीक है, ट्रिटिकेल होता है। और ट्रिटिकेल जो है वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक तुम्हारा वीट है और दूसरा राई है। ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक तो हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल देख लेते हैं और दूसरा ऑक्टोप्लॉइड ट्रिटिकेल देखते हैं कैसे बनाया गया। देखिए, ये बेटा ट्रिटिकम ड्यूरम है, 2n इजिकल्स टू 28, तो ये इसका हैप्लॉइड हो गया, है ना, ये इसका हैप्लॉइड हो गया।
सिकेल जिसे राई कहते हैं वो 2n इजिकल्स टू 14 होती है, तो n ये हो गया। अब जब आप इसको क्रॉस कराएंगे तो 2n इजिकल्स टू 14 प्लस 7 यानी 21 आ जाएगा, है ना। 2n इजिकल्स टू 21 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको डबल कर दीजिए, इसकी डबलिंग कर देंगे। तो जब आप डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम करेंगे, चाहे वो नॉन डिसजंक्शन से हो, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से कराना है, आर्टिफिशियल तरीके से आप कर रहे हैं, इसलिए हम कॉल्चिसिन इस्तेमाल कर लेंगे। तो 2n इजिकल्स टू 42 हो जाएगा, दैट इज हेक्साप्लॉइड हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया बेटा? ये 2n इजिकल्स टू 21 है, जब आप इसका डबल कर दोगे तो 2n इजिकल्स टू 42 आ जाएगा, यानी हेक्साप्लॉइड आ जाएगा। बोल बेटा, हेक्साप्लॉइड आ जाएगा। हो गया? बोलिए भाई, यहां 2n इजिकल्स टू अगर 21 है तो वहां पर क्या हो जाएगा? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? देखो ऐसे होगा, यहां देखो ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा। देखो ऐसा होगा, 2n इजिकल्स टू 21, ठीक है। देखो 21 है, ये 2n है ना, ये इसका 2n है बेटा। बात समझ में आ गया? अब क्या करोगे, जब इसका ट्रिप्लॉइड करो, जब इसको डबल करोगे तो डबल कैसे होगा? देखो डबल ऐसे हो जाएगा, इसी में बढ़ जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, 2n इजिकल्स टू 42 हो जाएगा, लेकिन मैं 6x लिख रहा हूं, देखा है तुमने? ये मैंने क्या लिखा है बेटा, ये मैंने प्लॉइडी लिखी है, इसकी हेक्साप्लॉइड है। देखो एक सेट में कितना क्रोमोसोम आ रहा है, 6, तो ये क्या है, 6x है। बात समझ आ गई? ये मैंने पूरा ये बना दिया, ठीक है। तो ये हेक्साप्लॉइड है। इधर देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल है। इसमें बेटा ट्रिटिकम एस्टिवम जो 2n इजिकल्स टू 42 होती है, वो इसका हैप्लॉइड ये हो जाएगा। सिकेल 2n इजिकल्स टू 42, इसी तरीके से n इजिकल्स टू 18 आ जाएगा, है ना। और ये जब डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम होगा तो 2n इजिकल्स टू 56 यानी ऑक्टाप्लॉइड हो जाएगा। एक बात और बता दे रहा हूं, जो ब्रेड व्हीट होता है ना, जो ब्रेड व्हीट होता है, जिसे हम लोग ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, ये बात याद रखना, ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है बेटा, वो 2n इजिकल्स टू 42 होता है और हेक्साप्लॉइड होता है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो ब्रीड व्हीट होता है, नेचुरल जो व्हीट होता है जिसे ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, वो 2n इजिकल्स टू 42 होता है, मतलब हेक्साप्लॉइड होता है। बोलो बेटा, समझ में आया कुछ? बोलिए, समझ में आया बेटा कुछ? यहां पे ये 6x मैंने क्यों लिखा, समझ में आ गया? ठीक है, ये तो बेटा डिप्लॉयड है, ये हेक्साप्लॉयड है, ये दोनों में फर्क होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मोनोप्लॉयड में और हैप्लॉयड में क्या फर्क है, दोनों में बहुत फर्क होता है, दोनों सेम चीज नहीं होती है। ज्यादातर लोग पढ़ा के निकल जाते हैं कि दोनों सेम चीज होती है, बेटा दोनों सेम चीज नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो सबसे पहले याद करो, इधर देखो तुम, यहां पर देखिए मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग जीनोमेटिक म्यूटेशन पढ़ेंगे, उसमें पहले हम लोग यूप्लॉइडी पढ़ेंगे। तो यूप्लॉइडी में मैंने आप लोगों को पॉलीप्लॉइडी डिटेल में पढ़ा दिया, पॉलीप्लॉइडी में ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी पूरा पढ़ा दिया हमने। अब हम लोग एन्यूप्लॉइडी में चलते हैं, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इज चेंज होता है, क्रोमोसोम नंबर घटता या बढ़ता है, सॉरी, है ना, ये होगा एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब बेटा मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को, एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रोमोसोम
नंबर, है ना, या क्रोमोसोम नंबर घटेगा या ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। अब एन्यूप्लॉइडी बेटा एक तो होता है हाइपरप्लॉइडी, जैसे हाइपर लफ्ज ऊपर, इसका मतलब यहां पर क्रोमोसोम बढ़ेगा, है ना, क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा, और दूसरा है हाइपोप्लॉइडी, मतलब क्रोमोसोम नंबर घटेगा। अब बेटा ये जो हाइपरप्लॉइडी होती है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, जैसे नॉर्मल, इसका एग्जांपल इसे दूं, नॉर्मल केस में बेटा 46 क्रोमोसोम होता है ना, नॉर्मल केस में 46 होता है, लेकिन अगर एक इसमें एक ऐड हो जाए +1 तो वो क्या होगा, 47 होगा। जैसे एग्जांपल ऐसे लो, मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अब इसमें एक क्रोमोसोम किसी में बढ़ जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइसोमी। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ेगा तो ट्राइसोमी होगा। डबल ट्राइसोमी कैसे बनता है, डबल ट्राइसोमी ऐसे बनता है। डबल ट्राइसोमी बेटा डबल ट्राइसोमी ऐसे बनता है, 2n + 1 यानी किसी 2 क्रोमोसोम में बढ़ेगा। देखो एक यहां मान लो बढ़ गया, एक यहां बढ़ गया, तो ये कैसा होगा, डबल ट्राइसोमी होगा। बात समझ में आई बेटा। टेट्रासोमी क्या होगा, किसी एक सेट में ही क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा, ऐसे ये क्रोमोसोम है आपका, है ना, अब इसमें क्या होगा, ऐसे किसी एक क्रोमोसोम, मान लो मैं कहता हूं इसका एग्जांपल, इसी में 2 क्रोमोसोम बढ़ गया, तो ये क्या होगा बेटा, टेट्रासोमी होगा। बात समझ में आ रही है तुम लोग को। अच्छा, मोनोसोमी क्योंकि हाइपोप्लॉइडी में आता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर कम होगा। मोनोसोमी कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप एक क्रोमोसोम है, देखिए यहां पर एक क्रोमोसोम कम है, मैं उस जो क्रोमोसोम कम है मैं उसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे, है ना, ये यानी ये कम है। बात समझ में आ रही ना, ये बेटा कम है, तो ये कैसा हुआ, मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम कम है। यानी नॉर्मल केस में कितना क्रोमोसोम हमारी बॉडी में होता है, 46, लेकिन अगर मोनोसोमी होगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, मतलब 45 क्रोमोसोम हो जाएगा। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। नलीसोमी क्या होता है कि किसी एक क्रोमोसोम में दोनों कम हो जाए, जैसे यहां पर मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं इससे, है ना, इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, नलीसोमी हो गया, कि कोई एक क्रोमोसोम का जो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो दोनों ही एब्सेंट है, उसे नलीसोमी कहेंगे। बोलिए बेटा, यहां तक कुछ बात समझ में आई आप लोगों को, इसे जरूर याद रखना। ट्राइसोमी काफी पूछा जाता है। ट्राइसोमी मैं तुम्हें एग्जाम्पल जो पढ़ाऊंगा, ट्राइसोमी का पढ़ाऊंगा और एक मोनोसोमी का पढ़ाऊंगा, है ना, एक मोनोसोमी का और ज्यादातर ट्राइसोमी का एग्जांपल पढ़ाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में। और ह्यूमन बीइंग में जो सबसे कॉमन एन्यूप्लॉइडी होता है ना, वो यही ट्राइसोमी होता है। ठीक है, आगे चले, देखिए देखो मैंने आपसे बोला ना, ट्राइसोमी इज वेरी कॉमन इन ह्यूमन बीइंग, इज वेरी कॉमन इन ह्यूमन बीइंग। अब इसमें 5-6 डिजीज है। सबसे पहली डिजीज डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन सिंड्रोम है। उसमें क्या होता है बेटा, जो 21st क्रोमोसोम है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ये सारे ट्राइसोमी के एग्जाम्पल हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी, है ना। यानी कहने का ये मतलब है कि देखो हमारी बॉडी में क्या होती है, ऐसे समझो, ये मैं डाउन सिंड्रोम बता रहा हूं। आपको पता है कि 21 पेयर 23 पेयर होते हैं। मान लो मैं कहूं ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये 18वां है, ये 19वां है, ये 20वां है और ये 21वां क्रोमोसोम है। ठीक है, 21st क्रोमोसोम है। इस 21st क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ऐसे बढ़ जाए, एक क्रोमोसोम बेटा इंक्रीज कर जाए, तो ये क्या कंडीशन कहलाएगी, डाउन सिंड्रोम। आप याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही पूछी भी जाती है कि डाउन सिंड्रोम में वो कौन सा क्रोमोसोम है जो इंक्रीज करता है, 21st वाला इंक्रीज करता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम। इसी तरीके से वो कौन सा क्रोमोसोम पे बढ़ता है? 18वें क्रोमोसोम पे। पटाव सिंड्रोम वो बेटा 13 क्रोमोसोम पे। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम ऑटोसोम में नहीं बढ़ता है। जो सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम में बेटा मेल के केस में एक एक्स बढ़ जाता है। देखो ऐसे, ये मान लीजिए क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की कंडीशन है ना? देखो ये देखो, ये देखिए बेटा, ऑटोसोम क्या है? 44 ही रहेगा, ए मतलब ऑटोसोम। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में क्या हुआ? नॉर्मल केस में मेल में क्या होता है भाई? एक्स वाई होता है, नॉर्मल तो यही होता है ना, 44 प्लस एक्स वाई, ये नॉर्मल केस होता है। लेकिन क्या होगा? एक एक्सेस में और बढ़ गया, तो ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका क्रिमिनल या जैकब सिंड्रोम। क्रिमिनल बेटा या जैकब सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है? वाई क्रोमोसोम बढ़ता है। अच्छा एक और बात बता दूं, इसका नाम क्रिमिनल क्यों रखा गया? क्योंकि देखो देखो यहां पर क्या है, वाई और बढ़ गया। एक पहले मेल के केस में, ये मेल के केस में होता है, नॉर्मल में एक वाई होता है, लेकिन इसमें एक वाई क्रोमोसोम और बढ़ गया। और तुम्हें बात पता है कि वाई क्रोमोसोम में एसआरवाई जीन्स होते हैं, इससे पहले की क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसमें क्या होता है? एसआरवाई जीन में सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने वाले जीन्स होते हैं। तुम्हें यह बात पता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो काम होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट जो है, उसमें एक काम यह है कि एग्रेसिवनेस डेवलप करता है ना? मेल में एग्रेसिवनेस जो आती है वो बेटा इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आती है। तो एक वाई जो क्रोमोसोम है वो तो एग्रेसिवनेस पैदा करता ही है। अब आप खुद सोचिए कि अगर दो वाई आ जाए तो कितना ज्यादा एग्रेसिवनेस पैदा हो जाएगा, और ज्यादा एग्रेसिवनेस की वजह से क्रिमिनल क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है। असल में बहुत से क्रिमिनल ऐसे देखे गए जब उनका जेनेटिकल चेक किया गया तो उनमें यह प्रॉब्लम दिखी है ना, उनमें यह प्रॉब्लम दिखी है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्रिमिनल या जैकब सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा पॉलीएक्स फीमेल 44A प्लस XXX, यानी फीमेल में एक्स क्रोमोसोम बढ़ता चला जाता है। यहां पर एक बात बताता हूं कि पॉलीएक्स फीमेल की वजह से फीमेल कैसी हो जाती है? स्टेराइल हो जाती है। ठीक है, स्टेराइल हो जाती है। अच्छा बेटा, जितना ज्यादा उसमें, अच्छा सिर्फ एक्स ही नहीं, 4x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है। जितना ज्यादा एक्स क्रोमोसोम फीमेल में बढ़ेगा उतना ज्यादा उसके अंदर से फीमेलनेस कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे। बात समझ भाई? लास्ट है तुम्हारा मोनोसोमी का एक एग्जाम्पल है ना, मोनोसोमी का, वो है टर्नर सिंड्रोम। उसमें क्या होता है? नॉर्मल केस में फीमेल में क्या होता है? 44 प्लस XX, यही तो होता है नॉर्मल केस में। लेकिन इसमें क्या होता है? एक एक्स खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, अब मुझे 3 डिजीज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना है। उसमें पहली है डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन सिंड्रोम। ये 3 डिजीज आपके एनसीईआरटी में दी है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत से आता है, लेकिन 3 से ज्यादा पूछा जाता है। एक तो डाउन सिंड्रोम, एक क्लिनफिल्टर और एक टर्नर सिंड्रोम। बेटा डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू ट्राइसोमी, है ना, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, और अफेक्टेड पर्सन विल हैव 47 क्रोमोसोम, and it was first discovered by Langdon Down in 1866। सबसे पहले इन्होंने ही इस चीज को ऑब्जर्व किया था 1986 में। ठीक है बेटा, अच्छा इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं जरा जल्दी देख लीजिए। पहला, शॉर्ट स्ट्रेचर्ड ब्रॉड फ्लैट फेस, है ना, शॉर्ट स्ट्रेचर मतलब थोड़ी हाइट कम होती है। पार्शियली ओपन माउथ, बिग फरो, थर्ड है बिग फरोड टंग। फरोड टंग मतलब ये होता है, अगर आप मेरी जबान देखिए, आप देखेंगे मेरी जबान एकदम चिकनी सी है ना, लेकिन कुछ लोगों की जबान आप ये देखेंगे, अगर आप ऐसे खोलेंगे ना बेटा, उसमें गड्ढे होते हैं किनारे की तरफ, इन पोर्शंस में जहां मैं अपनी फिंगर रख रहा हूं ना, इन पोर्शंस में गड्ढे होते हैं, और ऐसा वो फटी जैसे होती ना, फरोज डेवलप होते हैं, ग्रूव्स होती हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, इसके अलावा और दूसरे
बीमारियों में भी वो सिम्टम दिखता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी टंग इस तरह की होती है। नेक्स्ट है सिम्टम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब बेटा, मतलब फ्रॉम बर्थ, जब भी कोई कंजेनाइटल डिजीज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो मतलब फ्रॉम बर्थ, पैदाइश से जो बीमारी हो तो उसे कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट है रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट। मतलब रिटार्ड मतलब मेंटल डेवलपमेंट हो नहीं पाता, बहुत रुकी हुई ग्रोथ होती है। आमतौर पर बेटा इस तरह के बच्चों की जो लाइफ होती है वो 8 से 12 साल की होती है। नेक्स्ट है स्मॉल राउंड हेड है बेटा, ये हेड है, इसे सही कर लीजिएगा आप, स्मॉल राउंड हेड। नेक्स्ट है पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। देखिए इसने कहा कि पाम ब्रॉड है, ये पाम है ना, ये पाम होता है, यानी इस बीमारी, इस डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो पाम की साइज होती है बहुत बड़ी होती है। जैसे हम, मेरा आप देखिए बहुत बड़ी, आपको एबनॉर्मल नहीं दिखेगी, नॉर्मल से दिखेगी। और क्या कहा, विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। अगर आप किसी भी, आप अपने हाथ में देखिए, किसी भी नॉर्मल पर्सन में देखेंगे तो बेटा उसमें 3 क्रीज होती है जो मेजर, मोटी मोटी, एक ये और एक ये। आप भी अपने हाथ में देखिए, देखिए 3 है ना, लेकिन इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, इस तरह के डाउन सिंड्रोम के, उनमें सिर्फ एक होती है। ये सब सिम्टम है उसके, ठीक है, ये एक ही क्रीज होती है सिर्फ। अब नेक्स्ट है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम मेल में होता है, मैंने पहले बता दिया कि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब एक्स क्रोमोसोम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, मेल में फीमेलनेस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, है ना। दिस अराइजेस ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सिम्टम क्या है, सबसे पहला स्टेराइल मेल, ये पहला सिम्टम है, स्टेराइल मेल विद फेमिनाइन डेवलपमेंट, यानी उस तरह के मेल में फीमेलनेस कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना, क्योंकि आपको ये बात पता है कि मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ब्रेस्ट होता है। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है कि ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है, मेल में वो इनएक्टिव होता है, प्रेजेंट होता है लेकिन इनएक्टिव होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग गायनेकोमास्टिया कहते हैं। बात समझ आई बेटा। नेक्स्ट सिम्टम क्या है, टॉल स्ट्रक्चर, बहुत लंबे लंबे होते हैं, और अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और थर्ड पे हम लोग चलते हैं टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम की कमी होती है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, ये फीमेल में ये डिजीज होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेराइल फीमेल विद रूडिमेंट्री ओवरी। रूडिमेंट्री मतलब होता है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, या पूरे तरीके से डेवलप नहीं होती है ना। यहां मैं लिख दे रहा हूं रूडिमेंट्री का मतलब, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। नेक्स्ट शॉर्ट स्ट्रेचर मतलब छोटी साइज के, और लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, प्यूबर्टी के बाद जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में डेवलप होते हैं, हाई पिच ऑफ वॉइस, ये सारी चीजें, इस तरह के कैरेक्टर्स जो है वो टर्नर सिंड्रोम की पेशेंट में नहीं पाया जाता है, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने, अगर आप ये देखिए, बेटा हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने कहा था जीन म्यूटेशन हम लोग बहुत थोड़ा सा यहां पढ़ेंगे, बस डिफिनीशन बताऊंगा, क्योंकि उसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हम लोगों ने पूरा जीनोमैटिक म्यूटेशन मतलब यूप्लॉइडी और एनुप्लॉइडी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बेटा हम लोग चलते हैं कहां, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। अब हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है क्रोमोसोमल एबरेशंस। देखिए बेटा, इससे पहले हम लोगों ने जीनोमैटिक म्यूटेशंस तक पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में यूप्लॉइडी और एनुप्लॉइडी हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अब आप देखिए जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, वो है बेटा क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब म्यूटेशन बाय चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से जो म्यूटेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बेटा हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन बेटा मैं आप लोगों को 4 तरीके का पढ़ाऊंगा। सबसे पहले है डिफिशियंसी या डिलीशन, जैसे नाम से समझ में आ रहा है,
डिफिशियंसी यानी डिलीट हो रहा है, यानी क्रोमोसोम का कोई ना कोई पार्ट टूट के अलग हो रहा है। देखिए, इट इज द लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट है वो लॉस हो जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल है बेटा, एक डिजीज होती है क्राइडू-चैट सिंड्रोम, और ये जो क्राइडू-चैट सिंड्रोम जो होती है, ये हमारा जो 5th वाला क्रोमोसोम होता है ह्यूमन बीइंग में बेटा, जो 5th क्रोमोसोम होता है उसका जो शॉर्ट आर्म होता है वो टूट के अलग हो जाता है, और उसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसे क्राइडू-चैट सिंड्रोम कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है बेटा, और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने उसको नंबर दे दिया है ना, इस तरीके से मैंने कहा कि ये जो शुरू का जो क्रोमोसोम वाला पार्ट है वो टूट के कहीं और चला गया। अब क्या बचा? अब बेटा ये बचा, सिर्फ अब इतना स्ट्रक्चर बचा है, ठीक है, इतना ही स्ट्रक्चर बचा है। और इस डिजीज को हम लोग क्या कहेंगे, और इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग डिलीशन या डिफिशियंसी ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहेंगे, और इस डिजीज को हम लोग क्राइडू-चैट सिंड्रोम कहेंगे। तो पहली डिजीज क्या हो गई? डिफिशियंसी हो गई। अब दूसरा इसमें क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होगा? ऐड होगा, डुप्लीकेशन या एडिशन होगा। जैसे देखो, व्हेन ए डिलीटेड पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट्स होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखो, कहने का मतलब ये है, मान लो बेटा ये एक दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मान लीजिए, ठीक है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और इसमें ये मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए बेटा। अब मान लीजिए इसमें से इतना पार्ट ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब इतना पार्ट बेटा ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, इतना पार्ट ब्रेक हो कहां जा रहा है? इस पे आ जा रहा है। अब क्या होगा? अब देखो तुम लोग क्या होगा, अब ये होगा बेटा, ये इतना बड़ा पार्ट रह जाएगा और ये इसकी साइज और बढ़ जाएगी। देखो यहां पर क्या बचा रह जाएगा? ये जो वन और टू कहां पर आ जाएगा? अपने होमोलोगस वाले पार्ट पे आ जाएगा। मतलब 1 2 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अपने होमोलोगस वाले क्रोमोसोम पे ही टूट के जाएगा। तो उसे बेटा हम लोग क्या कहेंगे? डुप्लीकेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई? थर्ड है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब होता है हमारा क्रोमोसोम 180 डिग्री पे पलट जाएगा। यह आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, A B C D E F G H, मान लीजिए ऐसे पलट गया, जो ए वाला इधर था अब वो इधर आ गया। तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्जन कहेंगे, इस तरह के म्यूटेशन को। ठीक है बेटा, इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग इन्वर्जन कहेंगे। देखिए, अब इन्वर्जन दो तरह का होता है, एक होता है पैरासेंट्रिक और एक होता है पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक का मतलब होता है जिसमें वो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं करता है, और पेरीसेंट्रिक मतलब जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। बात समझ में आ गई? इसमें क्या होता है? सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व, सेंट्रोमियर बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे अब ये क्रोमोसोम तुम देखो, ये क्रोमोसोम आप देखिए, ये क्रोमोसोम देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर ऐसा हो जाए कि 7 और 8 वाली पोजीशन बदल जाए, कैसे? देखो 1 2 3 4 5 7 6 8। मेरा कहने का मतलब यह है, ये असल में नंबरिंग करने से सिर्फ मतलब यह है कि पोजीशन समझ में आ जाएगी आपको, यानी ये वाला पोजीशन यहां चली जाए, ये वाली यहां आ जाए। बात समझ में आ गई? यहां पर क्या होगा? यहां पर बेटा जो ये वाला पेरीसेंट्रिक में क्या है? इसमें बेटा सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब ये 1 2, जैसा ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब 6 5, ठीक है, 4 3 2 1। तो जब इस तरह का म्यूटेशन होगा
तो उस तरह के इन्वर्जन को हम लोग पेरीसेंट्रिक कहेंगे, जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है बेटा? ट्रांसलोकेशन और ड्यूप्लीकेशन काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन फर्क ये होता है कि ड्यूप्लीकेशन जो होता है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है, और जो ट्रांसलोकेशन है वो किसी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है। देखो, when a deleted segment of any chromosome is incorporated in non-homologous chromosome, इसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं, या बेटा इसे हम लोग इलेजिटिमेट या इलीगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसे इलीगल क्रॉसिंग ओवर क्यों कह रहे हो भाई? क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है जब होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं, तो वो क्रॉसिंग ओवर होती है। लेकिन ये क्या है बेटा, यहां पर भी क्रॉसिंग ओवर जैसी चीज तो हो रही है, लेकिन वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में हो रही है। बात समझ में आई? जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, मान लीजिए ये बेटा आपका 9th क्रोमोसोम है, ये क्या है? ये आपका 9th क्रोमोसोम है। ये आपका 9th क्रोमोसोम है बेटा, ये आपका 22nd क्रोमोसोम है। ठीक है, ये आपका 22nd क्रोमोसोम। अब अगर क्या हो, इतना क्रोमोसोम इतनी साइज का टूट के इस पे चला जाए, देखो ये दोनों एक दूसरे से नॉन होमोलॉगस है या नहीं है? है। ये 9th क्रोमोसोम है, ये 22nd क्रोमोसोम है। इतना पार्ट टूट के यहां चला जाए तो क्या होगा? देखिए, बात समझ में बेटा? तो क्या हो रहा है कि 9th क्रोमोसोम से, ये अभी भी 9th है और ये 22 हो जाएगा, तो क्या हुआ है कि 9th क्रोमोसोम से टूट के 22nd क्रोमोसोम पे चला गया है, और इस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। देख लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम कहते हैं बेटा, है ना? फिलाडेल्फिया सिंड्रोम कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? बोलिए, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम समझ में आया आप लोगों को? आगे चले, देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है हमारा जीन म्यूटेशन। देखो बेटा, याद करिए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि दो तरह का म्यूटेशन होता है। एक क्रोमोसोमल होता है, जिनमें आपने एक जीनोमेटिक और क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ा। जीनोमेटिक में आप लोगों ने यूप्लॉइडी और एनुप्लॉइडी पढ़ा, और जो दूसरा म्यूटेशन था जिसको मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को यहां पर, क्योंकि इसका डिटेल जो है वो बेटा मैं जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग मैं आप लोगों को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस जब पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, ये सारी डिजीज मैं वहां पर पढ़ाऊंगा। तो जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि ये जो सीक्वेंस होता है आपका, ये सीक्वेंस है, ये आपका एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये बेटा आपका एक, मान लीजिए एक डीएनए है, इस डीएनए का ये सीक्वेंस है AGTCCATG, और मान लीजिए इस सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है? इस G की जगह T आ जाता है, ATTCCATG। अब आप बताइए, अगर बेटा सीक्वेंस चेंज हुआ है, अगर आपके डीएनए में सीक्वेंस चेंज हुआ है किसी भी वजह से, चाहे वो केमिकल की वजह से हो, चाहे रेज की वजह से हो, तो उस सीक्वेंस चेंज होने की वजह से क्या दिक्कत आएगी? उस सीक्वेंस चेंज होने की वजह से बेटा क्या होगा? अलग तरह का, भाई पहले क्या हो रहा था, पहले मान लो ये सीक्वेंस था तो वो एक्स एंजाइम बना रहा था, लेकिन अब ये क्या बनाएगा? अब बेटा ये एक्स डैश एंजाइम बनाएगा। जाहिर सी बात है, एक्स डैश अलग तरह का एंजाइम होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी का फिनोटाइप भी
चेंज हो जाएगा। देखो, चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ अ जीन कैपेबल ऑफ चेंजिंग द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बात समझ में बेटा? ये तीन तरह का होता है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, डिलीशन है। देखो सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन मतलब यहां जी था तो यहां टी लग गया, टी की जगह जी आ गया, ए की जगह टी आ गया, ये सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूट होना, एक की जगह रिप्लेस होकर दूसरी चीज लग जाना, ये सब्स्टिट्यूशन होता है। एडिशन बेटा एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि यहां का सीक्वेंस है ए जी सी, ठीक है। अब जो नया डीएनए बन गया उसमें क्या है, ए फिर ए जी सी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर बेटा ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया दो, तो दूसरे में और तीसरे के बीच में एडिशन हुआ है। बात समझ में आ गई? तो ये एडिशन हो जाएगा। और डिलीशन इस जिस तरीके से एडिशन हुआ है, ए जी सी टी हुआ क्या, जो नया डीएनए बना है, मतलब जो सेकंड और फोर्थ के बीच में जो थर्ड था वो डिलीट हो गया। जाहिर सी बात है, जब ये डिलीट हो गया तो आपका बेटा क्या होगा, पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा, और उस सीक्वेंस चेंज होने की वजह से नए तरह का फिनोटाइप डेवलप होगा। इन दोनों को मिला के हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो जीन म्यूटेशन या जो न्यूक्लियोटाइड में जो चेंज आता है वो चेंज सब्स्टिट्यूशन की वजह भी हो सकता है, डिलीशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है। देखिए बेटा, ये दोनों यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा कब, जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ लेंगे जेनेटिक कोड। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें बेटा जब मैं आप लोगों को जेनेटिक कोड पढ़ा दूंगा ना, तब ये चीज ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जेनेटिक कोड, ये कोडॉन क्या होता है, तो वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको मैं अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस पे इतने में अभी आपका काम चल जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब मैं अगला चैप्टर जब जेनेटिक कोड पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पर फिर म्यूटेशन बताऊंगा, पॉइंट म्यूटेशन फिर से बताऊंगा, क्योंकि मुझे इसी में आप लोगों को मिससेंस म्यूटेशन, वैसे मिससेंस म्यूटेशन अभी जब सिकल सेल एनीमिया आएगा वहां पर भी आ जाएगा। मिससेंस म्यूटेशन होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन होता है, सेंस म्यूटेशन होता है, वो सब ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा जब तुम पहले जेनेटिक कोड पढ़ लोगे। बात समझ में आ गई? हम सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं थोड़ा सा। सब्स्टिट्यूशन बेटा दो तरह का होता है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? दो तरह का होता है कि जब दो तरह का होता है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन, ये दो तरह का होता है। ट्रांजिशन क्या होता है, प्यूरीन से रिप्लेस्ड हो या प्यूरीन पिरिमिडीन से रिप्लेस्ड हो। देखो बेटा, प्यूरीन से रिप्लेस्ड हो या पिरिमिडीन से रिप्लेस्ड हो। आप लोग ये जानते होंगे बेटा, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्यूरीन है ना, और ये दोनों पिरिमिडीन होते हैं। मैंने क्या कहा कि जब प्यूरीन से रिप्लेस्ड हो या पिरिमिडीन से रिप्लेस्ड हो, मतलब कहने का ये ATGCA है ना, ये है। मान लीजिए यहां पे T की जगह C लग जाता है ना, T की जगह C लग गया। ठीक है बेटा, T की जगह C लग गया, तो T और C क्या है, पिरिमिडीन है। तो इस तरह का अगर प्यूरीन से रिप्लेस हो या पिरिमिडीन से रिप्लेस्ड हो, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन कहते हैं। अच्छा, ट्रांसवर्शन क्या होता है? ट्रांसवर्शन होता है प्यूरीन जो है वो बेटा पिरिमिडीन से रिप्लेस हो सकता है, पिरिमिडीन जो है वो प्यूरीन से रिप्लेस हो सकता है, प्यूरीन जो है वो पिरिमिडीन से रिप्लेस हो सकता है, और पिरिमिडीन प्यूरीन से रिप्लेस हो सकता है। मतलब समझ में आया? कोई भी अगर रिप्लेसमेंट होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूशन होगा, तो वो ट्रांसवर्स है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया, ठीक है बेटा। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा म्यूटेशन। मैंने आपसे बोल दिया है कि जब हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर कुछ चीजें हम लोग जीन म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग और पढ़ेंगे। बात ठीक है बेटा? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर ही पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए, सॉरी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो मैंने पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को।
वहां पर हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, मतलब हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फिब्रोसिस, थैलेसीमिया, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, इन सारी डिजीज के बारे में हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में यानी अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।